हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मयंक कश्यप, योर फिजिक्स टीचर। आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेथ इन फिजिक्स में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस वायर का क्या होता है, R बराबर रो एल बाई ए, किन चीज़ों पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेसिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में। हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था उसी पे हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ठीक है। और जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो जो हमने आपको असाइनमेंट दिया था करने के लिए वो ऑटोमेटिकली आपको आसान लगेगा। देखिए क्वेश्चन है कि टू कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ, यानी कि दो कॉपर वायर हैं जिनका लेंथ क्या है, सेम है, हैव गॉट डिफरेंट डायमीटर। मतलब कि जो दो वायर है उनके पास लेंथ क्या है, सेम है, लेंथ सेम, मटेरियल सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों वायर किसके हैं, कॉपर के। मटेरियल सेम है यानी कि रेसिस्टिविटी भी क्या हो गया, कांस्टेंट सेम है कि नहीं, या यूँ कह सकते हैं सेम। हमको जो मिला क्वेश्चंस पढ़ने से उसी के बेसिस पे हम इतना बात लिखे। गॉट डिफरेंट डायमीटर यानी कि एरिया क्या होगा, डिफरेंट, किसका, दोनों वायर का, ठीक। अब बताओ, क्वेश्चन है विच वायर हैज़ ग्रेटर रेसिस्टेंस। सबसे पहला बात, रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ पे लेंथ सेम है, रेसिस्टिविटी भी सेम है, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि मटेरियल क्या है, सेम है। अगर मटेरियल अलग अलग होता है तभी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अलग अलग होगा, हमेशा ध्यान रखना। अदरवाइज मटेरियल सेम तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी सेम, और एरिया डिफरेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप पूछ रहे हैं विच वायर हैज ग्रेटर रेसिस्टेंस, तो जिस वायर का एरिया कम होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि थिनर वायर, यानी कि जो वायर पतला है उसके पास क्या होगा, विल हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस। ये मेन क्वेश्चन का उद्देश्य है हमारा, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करना। यानी कि रेसिस्टेंस चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है इस क्वेश्चन में, तो उस वायर की रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम है। यानी कि थिनर वायर विल हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस। पहले का आंसर हमने दे दिया। दूसरा है कि किसके पास ग्रेटर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस वायर इज मेड ऑफ कॉपर सो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ both wire will be same। इतना हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान था कि टू कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ हैव गॉट डिफरेंट डायमीटर, यानी कि दो वायर हैं जिनका लेंथ सेम है, दोनों कॉपर मटेरियल का है, यानी कि रेसिस्टिविटी सेम है, डिफरेंट डायमीटर है यानी एरिया डिफरेंट है। चूँकि रेसिस्टेंस रो एल बाई ए होता है, यानी कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो किसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, जो वायर पतला होगा, यानी कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम होगा। तो थिनर वायर विल हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस। बोलता है किसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, दोनों वायर कॉपर का बना है, मटेरियल सेम है, तो दोनों की स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अब हम आपको एक छोटा सा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, जानते हैं हम। देखिए ध्यान रखना,
कल मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वैसे ही रेसिस्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। रो बराबर क्या होता है, m/ne² ताऊ। याद रखिएगा, रेसिस्टिविटी जो है डिपेंड्स ऑन, याद रखना, अलग अलग मटेरियल में नंबर डेंसिटी अलग अलग होगा कि नहीं होगा, बताओ। अलग अलग में कॉपर का नंबर डेंसिटी अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा। तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। दूसरा, ये रेसिस्टिविटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ताऊ के, यानी कि ताऊ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यानी कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी। कैसे, तो सिंस रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ताऊ। हमेशा याद रखना कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा, अब हम देखिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें और आसानी से सब समझ में आएगा। मैं इसको मिटाता हूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ या जो भी हम लोग लेक्चर ले रहे हैं उसका आपको PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिलेगा ज़रूर, इसलिए घबराना मत। देखिए एक और हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा कि ये वायर है, एक वायर है, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस R है। मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने में क्वेश्चंस दिखे तो विजुअल्स और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस, मतलब कि इसी वायर की रेसिस्टेंस क्या होगी इफ इट इज stretched to double its length। मैं फिर से रिपीट करूं कि क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। मतलब जो क्वेश्चंस में दिया है उसको हम समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो मान लो एक जनरल ये वायर है, इसका लेंथ L है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसकी रेसिस्टेंस मान लीजिए R है। तो वो R कैसे लिखेंगे, रो L/A। अब कहता है कि इसके लेंथ को आप 2 गुना कर दिए, यानी कि लेंथ आप चेंज कर दिए। जब आप लेंथ चेंज कर दिए, यानी कि मान लो अब इसका लेंथ L' हो गया, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसको A' मान लो। लेकिन मटेरियल तो सेम है, तो रेसिस्टिविटी सेम होगा। तो नई रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे, रो L'/A', होगा कि नहीं होगा। अब हम आते हैं, देखते हैं कि वायर जो है, एक ही वायर, सेम वायर को ने स्ट्रेच किए हैं, लेंथ में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा, क्या इसका वॉल्यूम में चेंज होगा, नहीं। यानी कि वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही तो बात है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ से वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, और ये क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। तो अब हम इस क्वेश्चन तक लौटते हैं, R' को लिखते हैं। तो रो, आप बताओ L' की जगह पर क्या लिखेंगे हम,
या सिंपल रहने दो, इसको एल डैश रहने दो, हटाओ इस क्वेश्चन को, छोड़ो आर डैश को भी हटाओ। वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और आर क्या है, रो एल बाई ए। हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए के जगह पर भी बाई एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा, रो एल स्क्वायर बाई भी, रो भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, यानी कि रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल स्क्वायर के। रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल स्क्वायर, यानी कि ये कब है, जब वायर का वॉल्यूम क्या हो, फिक्स्ड हो। मतलब हमने क्या बताया, एक ही वायर को आपने स्ट्रेच किया है, ये हम ऐसा कंडीशन सोचे कि जब स्ट्रेच कर दिए तो नई रेसिस्टेंस आर डैश रो एल डैश बाई ए डैश भी होगी। फिर हम अपना लौटे आए इधर कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, वायर को आपने स्ट्रेच किया तो लेंथ बढ़ाया, एरिया भी चेंज हुआ, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि सेम ही वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, एक ही वायर है, उसी को, मतलब इसी को आप स्ट्रेच करें तो इसकी तो वॉल्यूम सेम होनी चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। एरिया की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, भी बाई एल लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से हम एरिया को क्या लिख सकते हैं, भी बाई एल लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से हम रो एल बाई ए को आर बराबर रो एल बाई ए को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, रो एल स्क्वायर बाई भी। यहाँ से हम जनरल कर दिए कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो बताओ अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब R1 कितना है, R, R2 हमको R डैश मान लेते हैं, L1 कितना L, और L2 कितना है डबल यानी 2L, इसी का क्या होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से बताइए कि हम क्या लिख सकते हैं, LL कैंसिल, और यहाँ से R डैश हो जाएगा 4R। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये सबसे आसान है कि हमेशा याद रखना है कि जब एक ही वायर को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, उसके लेंथ में चेंज करें या एरिया में चेंज करें, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ में चेंज किए हैं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या, ए इंटू एल। तो आर बराबर क्या, रो एल बाई ए। तो ए की जगह पर हमने क्या कर दिया, भी बाई एल। ऐसा क्योंकि हम एरिया को लेंथ के टर्म में ही काहे लिखे, क्योंकि हम चेंजेज किस में ला रहे हैं, लेंथ में। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम इसी टाइप का, जब हम चेंजेज किस में लाएंगे, डायमीटर में, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो भी वहाँ देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर वायर का लेंथ क्या करें हम, लेंथ, और इधर है मान लो रेसिस्टेंस। अगर मान लो, ध्यान दो, लेंथ और रेसिस्टेंस, लेंथ है और आर है। अगर लेंथ एल था तो रेसिस्टेंस आर, लेंथ 2L, रेसिस्टेंस 4R, लेंथ अगर 3L होता तो रेसिस्टेंस 9R। देख के देखो, आप खुद देखो, यहाँ 3L रखते तो 9R आता। वैसे ही अगर लेंथ को चेंज किए n टाइम्स तो रेसिस्टेंस में चेंज होगा n स्क्वायर टाइम्स। ये याद रखने वाला चीज़ है कि अगर कोई एक वायर है, उसका एक पार्टिकुलर लेंथ है और रेसिस्टेंस R है, या सिंपल कहें एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है और उसके लेंथ को चेंज किए n टाइम से, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल या ओरिजिनल। यानी कि जब L था तो R, और L में लेंथ हो गया NL, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर R। मैं इसको लैंग्वेज में लिख दूंगा, घबराना मत। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए,
हमने जो अभी जस्ट डिस्कस किया है उसको हम लोग नोट्स में लिखे हैं क्या, नोट करके। इफ लेंथ ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम्स n स्क्वायर r बट इट्स रेसिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। जो अभी हमने डिस्कस किया है कि एक वायर जिसका लेंथ हमने कैसे बताया था कि लेंथ L था, रेसिस्टेंस R 2L तो 4R, 3L तो 9R, वैसे ही n टाइम्स लेंथ तो रेसिस्टेंस हो गया n स्क्वायर R। ये हमेशा ध्यान रखना है। और वही वायर है, सेम वायर है तो मटेरियल सेम, तो कभी भी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब ये तो तब का था जब इसका लेंथ में चेंज हो। ये हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी वायर, सेम वायर का लेंथ अगर हम चेंज करते हैं कितने भी टाइम से करें, अगर L था और R रेसिस्टेंस है, अगर n टाइम्स हो गया लेंथ तो अब अपना रेसिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर R। अब आपके मन में सवाल आएगा, बहुत चालाक हो सर आप, लेंथ वाला तो दिखा दिए, एरिया वाला कौन दिखाएगा? अब एरिया वाला भी देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, मैं चाहता तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट भी लिखा सकता था, बट मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ऐसे कि आपको समझ में आए, फील हो कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन हम बोलें कि इफ़ रेडियस, या सिंपल याद रखना है कि इफ रेडियस ऑफ गिवन मेटालिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस R, ठीक है, बिकम्स n times, then what will be its resistance? क्वेश्चन है कि एक मेटालिक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है, उसकी रेडियस n टाइम्स हो गया। ठीक है, मतलब कि उसका रेडियस मान लो R था तो रेसिस्टेंस क्या था? R था। और अब रेडियस क्या, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि उसकी रेडियस जब R थी तो रेसिस्टेंस क्या हो गई? कैपिटल R, है ना। बोल रहा है कि जब ये n टाइम्स हो गया, मतलब अब अगर हो गया NR तो जो नया रेसिस्टेंस R डैश है वो कितना होगा R के टर्म में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन जिससे कंफ्यूजन ना हो। अगर मान लो कुछ मैं गलत यहाँ पे प्रोनाउंस कर दिया हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो कि इफ रेडियस ऑफ गिवन मेटालिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस R, तो एक मेटालिक वायर है जिसका रेडियस n टाइम्स हुआ तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी। गिवन है कि जब इनिशियली उसकी रेसिस्टेंस क्या है? R। तो हम अपने मन से मानते हैं कि मान लो जब रेडियस R है तो रेसिस्टेंस कितना? कैपिटल R। और जब रेडियस क्या हो गया? n टाइम्स R, तो रेसिस्टेंस क्या हो, यही ना निकालना है। ठीक है, तो देखो, आप देखो रेसिस्टेंस क्या होता है? रो L बाई ए। यहाँ पे मेटालिक वायर है तो मटेरियल क्या होगा? सेम रो। एरिया चेंज कर रहे हो तो लेंथ भी चेंज होगा। हम जानते हैं कि आप कुछ भी चेंज कीजिए, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे किसको रिप्लेस करेंगे? लेंथ को कि एरिया को? लेंथ को कि एरिया को? लेंथ को एरिया के टर्म में। क्यों? क्योंकि हम एरिया में चेंज आ रहा है, रेडियस में चेंज मतलब एरिया में चेंज। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लेंथ को
V बाई ए। सो अब हमारा रेसिस्टेंस हो गया रो V बाई ए इंटू ए, यानी कि R इक्वस टू रो V बाई ए स्क्वायर। चूँकि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है और रो भी सेम है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के स्क्वायर। हाँ है ना। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई आर का पावर 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 बाई R2 इक्वस टू R2 बाई R1 का पावर 4। यहाँ से R बाई R2 इक्वस टू NR बाई R का पावर 4। यहाँ से हो जाएगा R2 यानी कि फाइनल रेसिस्टेंस। R2 को हम मान लो R डैश मान लेते हैं, तो ये नई रेसिस्टेंस अब हो गई R बाई N का पावर 4। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इफ रेडियस ऑफ गिवन मेटालिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R becomes n times, then what will be its resistance। तो याद रखें, क्वेश्चन क्या था कि रेडियस हम वायर का चेंज कर रहे हैं तो उसके रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, क्या होगा। हमने मान लो रेडियस R है तो रेसिस्टेंस कितना, कैपिटल R, और रेडियस अगर n टाइम्स स्मॉल r है तो नई रेसिस्टेंस क्या होगी, यही तो हमको निकालना है। तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए। वायर को चेंज करो, वायर का लेंथ चेंज करो, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करो, वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर एक ही वायर है, गिवन वायर है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में हमने लेंथ को रिप्लेस किया, क्योंकि आप रेडियस चेंज कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ही चेंज कर रहे हैं। तो लेंथ को हम लिखे V बाई ए, R इक्वस टू रो L की जगह पर रखे V बाई ए इंटू ए, यहाँ से आ गया R इक्वस टू रो V बाई ए स्क्वायर। रो सेम होगा क्योंकि एक ही वायर है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। चूँकि एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का पाई आर स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से रेसिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए के जगह पर आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ से आ गया रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर का पावर 4 या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4। R1 बाई R2 क्या लिखेंगे, R2 बाई R1 का पावर 4। R1 को हमने R माना, R2 ही तो R डैश निकालना है। इनिशियल रेडियस क्या था, स्मॉल r, अब फाइनल कितना हो गया n टाइम्स r, यहाँ से r डैश क्या हो गया r बाई n का पावर 4। इसको आप ध्यान रखेंगे। बस इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए रेडियस जब r था तो रेसिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल R। तो जब रेडियस कितना हो जाएगा 2r, तो रेसिस्टेंस कितना होगा, देखो रेडियस में कितना चेंज आया n टाइम्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी 2, तो नई रेसिस्टेंस कितनी होगी r बाई n का पावर 4, यानी कि r बाई 16। 2 का पावर 4 कितना होता है 16। वैसे ही अगर रेडियस कितना कर दें 3r, तो यानी कितना होगा n टाइम्स r,
n हो गया, n कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 4 यानी कि r/81। वैसे ही यहाँ पे रेडियस हो गया nr, यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा r/n का पावर 4। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। हम आपको और अच्छे से लिखा दे रहे हैं कि इफ रेडियस ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस r becomes n times, then its resistance will become 1/n या सिंपल r/n का पावर 4। नोट करके आप इसको ध्यान रखेंगे। हमने जो भी पढ़ा क्लियर है कि कोई भी एक मेटालिक वायर जिसका रेसिस्टेंस R है, अगर उसकी रेडियस n टाइम्स हुई तो उसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी r/n का पावर 4। ये करके हमने दिखाया भी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन मेटालिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस R becomes n times, then what will be its resistance। फिर से देखिए, हम जानते हैं R बराबर क्या होता है ρl/a। आप एरिया चेंज करो, रेडियस चेंज करो, लेंथ चेंज करो, एक ही वायर का वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिंस वॉल्यूम क्या होगा यानी एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट, इसका मतलब आप यहाँ से लेंथ के जगह पर क्या लिख सकते हैं v/a। तो हम क्या लिखेंगे r इक्वस टू रो v/a बाई a इक्वस टू रो v/a स्क्वायर। यहाँ से पता चल गया कि रेसिस्टेंस हमारा प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर हो गया, क्योंकि रो भी कांस्टेंट, भी कांस्टेंट। अब हम लिख सकते हैं r1/r2 इक्वल टू a2/a1 का स्क्वायर, यानी कि r1 कितना है, r1 है हमारा r, r2 को r डैश मान लेते हैं, a2 क्या है n टाइम्स हो गया है, ये a है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r डैश r/n स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना है। मतलब क्या समझे हम, मतलब ये समझें कि जब एरिया A था, रेसिस्टेंस R था, जब एरिया 2 गुना हुआ 2a, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा r/4। जब एरिया कितना हुआ 3a, तो रेसिस्टेंस हो गया r/9। वैसे ही जब एरिया हो गया n टाइम्स a, तो रेसिस्टेंस हो गया r/n स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना। क्या था क्वेश्चन कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन मेटालिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस r becomes n times, then what will be its resistance। ये जो भी करा मैंने, लेंथ चेंज करा, रेडियस चेंज करा, एरिया चेंज करा, इन सब में हमने क्या कहा, एक ही गिवन वायर है तो उसकी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो वॉल्यूम इक्वस टू a इंटू एल इक्वस टू कॉन्स्टेंट। रेसिस्टेंस का जनरल फार्मूला ρl/a होता है। हमें एरिया में चेंज आया तो लेंथ के जगह एरिया ही रखना होगा, तो r बराबर ρl को रिप्लेस किए v/a से, ये आया। यहाँ से देखिए r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर या प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर।
R1 भी R2 को लिख सकते हैं A2/A1 का होल स्क्वायर। R1R R2R A2N टाइम्स एरिया A1A, निकल गया R/N²। हमने देखा कि जब एरिया A है रेसिस्टेंस R, जब एरिया डबल रेसिस्टेंस 1/4 हो गया इनिशियल का, जब एरिया 3 टाइम्स हो गया तो रेसिस्टेंस 1/9 हो गया इनिशियल का, जब एरिया n टाइम्स हो गया तो ये कितना हो गया R/N²। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको मैं बताता हूँ और नोट करके कुछ आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? क्या ध्यान रखेंगे? तो याद रखेंगे ये कि यदि if the area of cross section of the given metallic wire of resistance R becomes n times, then its resistance will be how much? R/N²। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। मिटा दूं? देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। आज हम लोग पूरा क्वेश्चंस के थ्रू ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन की ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, टू मेक it 0.1% longer. What is the percentage change in its रेसिस्टेंस? अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर वायर है जिसको हमने स्ट्रेच करके इसको 0.1% लॉन्गर बनाया, ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस? चेंज किस में ला रहे हैं? लेंथ में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं चेंज? तो जब भी लेंथ में चेंज आएगा तो हमें मालूम है कि चूंकि R क्या होता है ρL/A, और आप जानते हो कि वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट, तो एरिया की जगह पर आप क्या लिखोगे ρL/V/L, तो ये डायरेक्टली क्या होगा ρL²/V, यानी कि आप जानते हो कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा लेंथ के स्क्वायर के। चेंजेस जो है लेंथ में बहुत स्मॉल हैं। क्या है? चेंजेस बहुत स्मॉल हैं। तो हमेशा याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन में, अगर जब कभी भी जो परसेंटेज चेंज है अगर बहुत स्मॉल है, जैसे यहाँ पे R क्या है प्रोपोर्शनल टू L², तो आप क्या करोगे, नए रेसिस्टेंस जो होगा आप ऐसे अगर लिखना चाहें तो नई रेसिस्टेंस भी क्या लिखेंगे R' डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L' के स्क्वायर, है ना, या R1/R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन ऐसे ही किया था। यहाँ हमको निकालना है परसेंटेज चेंज में। क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज, और यहाँ पे चेंज बहुत स्मॉल है 0.1%। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, मैं आपको पता भी चलेगा भाई, याद रखना। अगर जब कभी भी फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, याद रखना फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, कहने का मतलब अगर बहुत स्मॉल है अगर चेंज, यानी जो परसेंटेज चेंज हो रहा है बहुत स्मॉल है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 0.1% है, तो यदि अगर लेंथ जो है, इफ लेंथ चेंजेस बाय x%, देन रेसिस्टेंस जो होगा
वो सिंपली चेंज कितने से करेगा, 2x% से। एकदम डायरेक्ट याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि फॉर ए स्मॉल परसेंटेज चेंज, यानी कि अगर परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल है, जैसे दिख रहा है, तो अगर लेंथ x% से चेंज हो रहा है तो रेसिस्टेंस 2x%, यानी कि ऐसा नहीं कि 10%, 20%, 25% में चेंज, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत स्मॉल हो चेंज, जैसे 0.1% है चेंज करें लेंथ में, उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर लेंथ x% से चेंज तो रेसिस्टेंस 2x% से होगा। क्यों ऐसा करेंगे सो सुनो, इसलिए हम कर रहे हैं कि बेसिकली आप ध्यान रखो, आप जैसे हम लिख सकते हैं, जो आप जानते हो कि dr/r है ना, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, जब dl/l करेंगे तो ये हो जाएगा 2dl/l, इस तरीके से, यानी परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आप ध्यान से देखो दोनों साइड, तो ये यहाँ से हो गया परसेंटेज चेंज इन, दोनों साइड 100 से इंटू करो तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि नहीं, 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो हम ये dr बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ए स्मॉल चेंज, dl भी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर बहुत स्मॉल परसेंटेज चेंज हो रहा है और लेंथ x% से चेंज हो रहा है तो रेसिस्टेंस डायरेक्ट उसका डबल परसेंट से चेंज करेगा। यानी इसका आंसर होगा हमारा, आंसर जो होगा हमारा यहाँ 0.2%, यानी कि रेसिस्टेंस कितने से चेंज करेगा, 0.2% से। ठीक है, घबराने का नहीं है, है ना। हम कैसे किए समझ में आया, dr/r क्या, ये नहीं कि स्मॉल चेंज इन रेसिस्टेंस बाय रेसिस्टेंस, ऐसे ही निकालते हैं ना, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, स्मॉल चेंज इन रेसिस्टेंस बाय रेसिस्टेंस। और ये 2 टाइम्स dl/dl कैसे हो गया, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना l² का, तो x² का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना होता है, x² का जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, चाहे x⁴n का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, nx⁴n-1, या ऐसा जो हम लोग एरर जब आप पढ़े होंगे तो उसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं dr/r = 2dl/l, और ये हो गया 100 से इंटू करो तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, और ये हो गया 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा ज़रूर, इसको मैं मिटाता हूँ। आपको ये बस इतना ध्यान रखना है कि अगर स्मॉल परसेंटेज चेंज हो और लेंथ x% से परसेंटेज से चेंज हो रहा हो तो रेसिस्टेंस जस्ट उसका डबल होगा। आप देखिए, मैं एक क्वेश्चंस और बताता हूँ, ध्यान रखना। मान लो एक इस तरीके का एक वायर है, इस तरीके, इस शेप का, ठीक है, इस तरीके का, सबका डायमेंशन दिया है। ए वाला डायमेंशन का लेंथ a है, ए वाले डायमेंशन का लेंथ b है, और ए वाले डायमेंशन का लेंथ c है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये डस्टर दिखाता हूँ, ये वाला जस्ट है ना, ए बी और ये वाला सी, इसकी रेसिस्टेंस अगर हमको निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो आप बताओ, आप जब देखेंगे हम कैसे कैसे रेसिस्टेंस निकालना है, ध्यान दो। एक बार रेसिस्टेंस ऐसे इसके क्रॉस, एक बार रेसिस्टेंस इसके क्रॉस, और एक बार रेसिस्टेंस ऐसे। मतलब क्या है, सो देखिए कि एक बार इस तरीके से, नहीं करंट इधर से इधर जा रहा हो,
एक बार इधर से इधर जा रहा हूँ और एक बार ऐसे, इन तीनों केसेस में अगर आप याद करो थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, थर्मल रेसिस्टेंस निकालने का वहाँ भी हमने ऐसा बताया था। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, यही ना होता है। इसमें एल का मतलब होता है लेंथ, बट किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड ए का मतलब क्या होता है? एरिया, बट किधर? परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट, यानी जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया हम लेते हैं। तो हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी एल एम। तो जब करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा हो, पी क्यू के लिए कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा हो? फॉर पी टू क्यू, फॉर पी टू क्यू, यानी कि ऐसे। तो करंट के डायरेक्शन में अब लेंथ कौन सा हो गया? ए, ठीक है। अब कौन सा प्लेन हो गया? तो जब करंट इधर जा रहा है तो इस मतलब इस डायरेक्शन में करंट है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा क्रॉस सेक्शन है? यही है ना। तो देखो ए वाला बी, ए वाला सी, तो उस प्लेन का एरिया कितना होगा? बी इंटू सी। तो रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे? रो, इसका R1 मान लेते हैं, रो एल यानी ए बाई एरिया यानी बी इंटू सी। कब? जब करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा हो? पी से क्यू। वैसे ही फॉर एल टू एम, यानी कि जब एल से एम की ओर करंट फ्लो कर रहा हो तब, यानी एल से एम, ऐसे एल से एम, तो लेंथ कौन सा हो गया करंट के लॉन्ग? सी। खुद देखो ना, ऐसे जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में लेंथ कौन सा है? सी ही है ना। तो लेंथ हो गया हमारा, लेंथ हो गया हमारा कितना? सी। और एरिया कौन सा हो गया? कौन प्लेन? जब इधर जा रहा है ऐसे, है ना, तो इस करंट के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हो गया? यही प्लेन हो गया ना, यानी कि ये वाला प्लेन। इस प्लेन का एरिया कितना हो गया? ए इंटू बी। इस रेसिस्टेंस को R2 मान लो। R2 क्या लिखो? रो इंटू सी बाई ए इंटू बी। वैसे ही देखो आप फॉर कौन सा? T से S। तो देखो जब T से S में करंट पास कर ऐसे, तो करंट के डायरेक्शन में L हमेशा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। तो यहाँ पे लेंथ कौन सा हो गया? करंट के डायरेक्शन वाला। तो करंट के डायरेक्शन वाला लेंथ कौन सा लेंगे? B। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो गया? B। इसका परपेंडिकुलर कौन सा? ये वाला प्लेन। इस प्लेन का एरिया कौन सा होगा? इस प्लेन का है तो A है, ये C है, तो एरिया कितना हो गया? A इंटू सी। यहाँ से रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे? R3 रो एल यानी कि B बाई ए इंटू सी। यही है हमारा। ओवरऑल मुझे ये क्वेश्चन समझाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये बताना कि जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, उसमें एल का मतलब होता है लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ए का मतलब होता है एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। तीन कंडीशन माना कि एक बार जब करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा हो पी से क्यू के लिए, तो लेंथ कौन सा होगा करंट के डायरेक्शन में? ए। प्लेन कौन सी परपेंडिकुलर इधर? ये वाला, तो उसकी एरिया कितनी? बी इंटू सी। R1 लिखा। दूसरा सोचा कि जब करंट किधर से किधर पास कर रहा हो एल से एम, तो करंट के डायरेक्शन में अब लेंथ कौन सा हो गया? सी। और एरिया इसके परपेंडिकुलर कौन सा है? ए इंटू बी। R2 लिख। वैसे ही तीसरा पॉसिबिलिटी सोचा जब करंट T से S की ओर जा रहा था, अब करंट के डायरेक्शन में लेंथ कौन सा है? B। एरिया कौन सा है?
ये वाला ऊपर वाला या बॉटम वाला, A इंटू सी, R3 निकलेगा। जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने आपको अभी कराया है ये प्योर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है और ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। इसको आप बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और कल वाला जो असाइनमेंट था प्रैक्टिस शीट उसको भी कीजिए और आज ही भेजेंगे उसको भी बनाइएगा, अब बनेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। वीडियोस को देख रहे हैं लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, टेक केयर, बाय।